Hello everyone, a very warm welcome to all the art lovers out there. मैं अर्पिता मित्रा आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड से आप सबका स्वागत करती हूँ। आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड, जैसे आप जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग पेंटिंग। कोई भी किसी भी एज ग्रुप का इसको ज्वाइन कर सकता है कभी भी और अपनी क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस कर सकता है। आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता रहता है। कभी ये एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स और एक टॉक शो आर्ट की बातें, जिसमें हम करेंगे कुछ ना कुछ आर्टिस्ट से, किसी ना किसी आर्टिस्ट से बातें, जानेंगे उनके बारे में और करेंगे थोड़ी खट्टी मीठी बातें। आर्ट की बातें में आज हमारे साथ एक बहुत ही रेप्यूटेड आर्टिस्ट है जो कि बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं और उनको कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट एंड ही इज मिस्टर मृण्मय बरुआ। सो लेट्स वेलकम मिस्टर बरुआ। मृण्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार अर्पिता जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड जो मुझे इस शो में बुलाया है और आर्ट के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अभी हम करेंगे थोड़ी एक जर्नी जो आपने शुरू किया है, जो एक आर्ट की जो एक जर्नी आपने स्टार्ट की है मृण्मय जी, वो आपको कब लगा कि आप आर्ट ही लेके करना चाहते हैं और इसी में ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? कब आपने इस चीज को रियलाइज किया? दरअसल ऐसा है कि बचपन से ही मुझे आर्ट बनाने का शौक था और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वो एक खुद में ही एक बहुत आर्ट का घर माना जाता था स्कूल को, जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट भी बहुत, जैसे अभिनी राय टीचर थे, आर्टिस्ट बहुत पुराने आर्टिस्ट है, बहुत फेमस है वाटर कलरिस्ट। प्लस मेरे जो गुरु थे माना बनर्जी, तो ये भी बहुत अच्छे एक आर्ट टीचर कहलाते हैं। और शौक तो मुझे था ही, मैं बहुत सारे आर्ट कॉम्पिटिशन्स में मुझे लेके जाते थे और वहां से मेरा जो आर्ट का जो टेस्ट है वो वहां से डेवलप हुआ है। और साथ ही साथ ऐसे भी है कि कहते हैं कि जो मेरे फोर फादर है वो उनको भी आर्ट के ऊपर शौक था। जब फ्रीडम फाइटर भी थे वो, और उनके ही उससे मुझे प्रेरणा मिली है आर्ट का। सो आर्ट फैमिली में भी है और आर्ट आपके स्कूल में भी था, तो इसी वजह से आप आर्ट को ही अपना सब्जेक्ट, प्रिय सब्जेक्ट मान ही आप आगे बढ़े। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात कही कि जो दिल चाहे वही जरूर करें। आप मृण्मय जी, आपकी जो पेंटिंग्स है, यूजुअली यू गो फॉर एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा काम करते हैं और आप फिगरेटिव वर्क्स भी करते हैं और बहुत ह्यूज साइज करते हैं, राइट? तो बहुत लोगों को वो सोचते हैं कि कलर्स या उसका जो भी कॉम्बिनेशन देख के जो चीजें आपको को अच्छी लगती है वो ठीक है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि क्या सोच इसने बनाया है। तो आप भी जब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके दिल में या आपके अंदर कैसे थॉट्स आते हैं जो आपको एक मोटिवेट करती है कि हाँ ये कलर्स होने चाहिए या ये मेरा ये थीम है, या क्या थॉट प्रोसेस रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ कि आर्ट में जो एक एब्स्ट्रैक्ट है और जो फिगर में जो एब्स्ट्रैक्ट है, फिगर में भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है और लैंडस्केप में भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी चीज में एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे मेरे दो काम दो तरीके से मैं करता हूँ, एक तो फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट काम करता हूँ और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, जिसे आप लोग कहते हैं मॉडर्न आर्ट। बेसिकली मॉडर्न आर्ट कुछ नहीं होता, मॉडर्न वही होता है जो
आपके पीरियड में जो कंटेम्प्रेरी जो काम चल रहा है वही मॉडर्न है। हर पीरियड में जो भी आर्टिस्ट ने अपने तरीके से काम किया वही मॉडर्न है। तो एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली, जब तक आप एब्स्ट्रैक्ट काम को जब तक आप फिगरेटिव काम को या आपका जो एकेडमिक काम है उसको जब तक आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर तब तक अपना एब्स्ट्रैक्ट काम को वो जो उसका दर्जा दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि सबसे पहले जैसे हम ABCD सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर उससे हम कोई कविता लिखता है, उसके बाद या तो कोई कहानी लिखता है। तो इसी तरीके से जो हमारा ABCD है वो समझ लीजिए आप, वो हमारा मेन है एकेडमिक काम। जब तक हम एकेडमिक काम नहीं कर पाएंगे ढंग से अच्छी तरह से, तब तक कोई एब्स्ट्रैक्ट काम भी नहीं कर पा सकता। तो यही कारण है। और एब्स्ट्रैक्ट जो है ऐसे कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं बेसिकली, जो सेमी एब्स्ट्रैक्ट है उसमें आपको कुछ फिगर्स या कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसमें, और जो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है उसमें आपको सिर्फ रंग या कुछ लाइन से ऐसे दिखाई देगा। उसमें आपको, क्योंकि जो उसका निचोड़ है, जैसा एक फिगर है, फिगर का निचोड़ हम क्या करते हैं कि फिगर का डिटेल खत्म कर देते हैं और उसका आउटलाइन दिखता है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ ये दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है, अब मैंने इसको मूवमेंट दे दिया, तो अब मूवमेंट देने से क्या होगा, इसकी जो डिटेल है वो खत्म हो जाएगा। ट्रू। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गया। तो एब्स्ट्रैक्ट बहुत कुछ नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं उसको अगर उसका डिटेल आप कम कर दोगे, एक मकान है, अगर कोई लैंडस्केप पेंटर वो एब्स्ट्रैक्ट काम करता है, उसके लैंडस्केप में आपको घर दिखेगा नहीं, पेड़ अलग से दिखेगा नहीं, नदी अलग से दिखेगा नहीं, नदी की जगह सिर्फ आपको नीला रंग दिखेगा या कोई भी रंग लगाता है वो दिखेगा, पेड़ की जगह हरा पूरा ऐसे लगेगा हरा कुछ है, और जो उसका जो तना है वो लगेगा कुछ ऐसे डंडा है। पर वही है चीज, एकेडमिक जब तक नहीं करेगा बंदा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म जो आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, बस उसी को आपने उसमें उतारना है। एक उसको रिड्यूस, पिक्चर है आपके माइंड में। उसका जो डिटेल है, डिटेल को हम बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एक लेखक है, उसने कहानी का निचोड़ जो है, उसका कहानी का निचोड़ जो है उसने कुछ ही शब्दों में बोल दिया, और एक लेखक है पेजों में लिख दिया और वो भी समझा रहा है, और जो 2 अक्षरों में लिख दिया उसने भी समझाया। अब जो 2 अक्षर में समझाया वो अगर समझने वाला है वो तो समझ जाएगा, और नहीं तो उसको कहानी जो जिसने पूरा लिखा उसको समझना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, कि अगर जो भी आपके आर्टिस्ट के दिमाग में है वो किसी भी तरीके से उसको व्यक्त कर सकता है, उसको कैनवस पोर्ट्रे कर सकता है। राइट। मृण्मय जी, आपने बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे आप वर्कशॉप्स किया है, बहुत सारी जगहों पे आप गए हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने का मौका मिला है। अपनी इस जर्नी में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है, या बहुत या तो इंस्पायरिंग है या मजेदार है, कुछ एक शेयर करना चाहेंगे? मेरा जो सबसे पहला एक कैंप था मसूरी में, और काफी सारे कैंप है, मसूरी का है, एक देहरादून का है, एक थाईलैंड का है, और एक मेरा कैंप था, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा, उसमें भी हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। और थाईलैंड के कैंप में ऐसा था कि मुझे जो ले आने वाला था, तो वो दरअसल बाबा है उनका नाम, जो बाबा इंडस्ट्रीज वाले हैं, तो उन्होंने बोल दिया था बरुआ जाएगा तो बरुआ ही जाएगा, नहीं तो और कोई नहीं जाएगा। तो मुझे ये बात मालूम नहीं था पहले, तो क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट का ऑब्जेक्शन था वहाँ काफी, क्योंकि मैं बहुत जूनियर था और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कोई
नाम नहीं लूंगा मैं किसी का भी, तो उनका ऑब्जेक्शन था उसमें। तो बाबा जी के वाइफ ने, एक दिन मैं उनके घर में गया, फिर बाबा जी ने वाइफ ने मुझे बताया कि बरुआ पता है ये शो में ऐसा हुआ और आपको ले जाना नहीं चाह रहा था, पर बाबा जी ने बोला कि वो जाएगा तो वही जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। और हमने वैसे भी बहुत बहुत मजे किए वहाँ थाईलैंड के कैंप में। और एक कैंप था वहाँ जो देहरादून में था। हमारे एक पुराने मित्र है, हमारे से बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। तो उनसे मेरे को पैरा, जब कॉलेज से मैं निकला था, उनको थोड़ा बहुत नाराजगी थी मेरे से। तो जब कैंप में वो मेरे साथ थे, उसमें जब मैंने काम करना शुरू किया तो उन्होंने देखा, अरे ये तो अलग ही चीज है। मतलब उनको मेरा काम में काम करने का जो तरीका देखा, उनको इतना अच्छा लगा। वो फिर रात को हम जब बैठे एक साथ खाना या ऐसे ही सब मिलके, तब उन्होंने क्या किया कि वो बात मुझे बोला, बरुआ मैं तुझे मान गया आज कि मैं, मेरा जो एक इमेज था तेरा तेरा जो एक इमेज मेरा ऊपर था वो बिल्कुल गलत था। आज मैं देख रहा हूँ, नहीं बहुत सही है तू। और एक थाईलैंड में भी तो था, थाईलैंड में जतिन दास जी थे मेरे साथ। तो जतिन दास जी बड़े खुश थे, वो मैं वहाँ गाना वाना गाया, बहुत गाया और रिकॉर्डिंग भी हुआ। तो फिर जतिन दास जी कहते, मुझे कहते थे, वो एक नाम से बुलाते थे वहाँ। तो उन्होंने बोला मैं तेरा पोर्ट्रेट बना लूं। मैंने बोला हाँ बनाओ। तो उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट बना के एक दिया था। तो ऐसे कहानी बहुत है, कैंप के बहुत ही बहुत सारी कहानियां हैं। कैंपिंग में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना और बहुत सारी यादें आपके साथ हैं। और उन यादों को कभी कभी हम याद करके खुद भी हंसते हैं और खुद भी बहुत अच्छा लगता है, फील होता है कि ये हमारे वो पल है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरा इस जर्नी में बेसिकली, इस ये जो जर्नी है मेरा, इस जर्नी में हम्म। सबसे बड़ा हाथ जो मुझे आगे बढ़ाया जिन्होंने, उनका हम्म। नाम लाकर मैं नहीं लूंगा तो बहुत बड़ी बड़ी खराब होगा, वो बहुत खराब होगा। जरूर एम एस जरूर। रावत जी थे जो मुझे सारे आर्ट कैंप में ले आना, इवन मेरे जॉब के बारे में, उनको उन्होंने मुझे सबसे पहले उसको मुझे, मैं सो रहा था उस दिन, मुझे वो उठा के मुझे कहता है, बरुआ तेरे लिए जॉब निकला है। तो मैं उठा जल्दी से, कहता है देर मत कर, जल्दी से जा और फॉर्म भर दे। तो एमएस जी के, एमएस जी रावत जी के मेरे ऊपर, मतलब मेरे लाइफ में, मेरे को मेरा बनने में उनका बहुत बड़ा एक सहयोगी रहा। और मेरे वो गुरु भी थे, वो भाई भी थे, बड़े भाई की तरह थे, जो कि आज है नहीं हमारे बीच। पर मुझे, मैं उनको हर वक्त याद करता हूँ, हर वक्त मेरे को याद आते हो। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस मृण्मय जी कि आप अपने गुरु को याद रखते हैं, जिन्होंने भी आपको सपोर्ट दिया, जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ने में मदद की, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, अभी भी उन्हें याद करते हैं। आई एम श्योर वो जहां भी होंगे खुश होंगे और अपनी ब्लेसिंग्स जरूर आपको दे रहे होंगे। मृण्मय जी, एक और छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही है कि आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, आपने सक्सेस देखी है, आप आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की कृपा से आप और आगे बढ़ते जाएं। लेकिन काफी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अभी भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, हमेशा सक्सेस मिलती है या मौका नहीं मिलता है, बिकॉज यू नो परसुइंग दिस एज अ हॉबी इट्स एक्सपेंसिव, कलर्स एक्सपेंसिव है, इसके मटेरियल्स, आर्ट मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसको परस्यू रखना एज अ हॉबी, एज सेल्स, हमेशा सबके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो कभी कभी लोग हताश भी हो जाते हैं। तो आप उन सारे ऐसे आर्टिस्ट को आप क्या कहना चाहेंगे या किस तरीके से वो खुद को मोटिवेटेड रखें? देखिए, मेरा कहना है, जैसे मैंने भी खुद भी किया ऐसे, कि अपने आर्ट को जिंदा रखने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले एक जॉब ढूंढा। ऐसे नहीं है कि जब मैं कॉलेज में था, मेरा कॉलेज में सबसे ज्यादा काम बिकता था। तो पर वो काम कब तक, वो कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैंने एग्जीबिशन भी किया,
पर पैसे मैंने सोचा था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब करूंगा, पर पैसे खत्म हो गए। उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि मेरे घर में मुझे सपोर्ट देने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी। तो मैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जॉब किया। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको महंगे कलर यूज करने हैं, जरूरी नहीं है आपको महंगे महंगे कैनवस यूज करने हैं। आप जो अपना थॉट है, अपना काम है, उसको पेपर में भी यूज कर सकते हैं, उसको क्रेयॉन से काम कीजिए, तो चारकोल से काम कीजिए, स्केचिंग कीजिए, तो कम से कम आपका काम रहेगा। और सपोर्ट अगर साथ में एक जॉब रहे, तो आप फिर उसको अपने काम को अपने जिस मीडियम में आप डेवलप करना चाहते हैं उसमें डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। वाह, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि कैसे अपने पैशन को लोग जिंदा रख सकते हैं, मोटिवेटेड रहें और अपना काम जरूर करते रहें, काम के लिए नहीं रुके, और एक पैरेलल इनकम जरूर रखें अपने साथ। वेरी नाइस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने इस तरीके से एक इतना अच्छा एक आइडिया दिया। एक और लास्ट सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या मृण्मय बरुआ को गुस्सा आता है कभी? बहुत क्यों आता है? बहुत गुस्सा था। जब भी कोई गलत बात होता है, चाहे किसी के साथ भी है, या किसी भी चीज को लेकर हो, किसी के साथ भी हो, सिर्फ मेरे को लेकर भी नहीं, अगर दूसरे मेरे के साथ होता तो मैं तो झगड़ता ही हूँ। और मेरे दूसरे के साथ अगर होता है, अगर गलत हो रहा है, तो मैं वहां पर भी रहता हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कि हम ये चाहते, मैं खासकर ये चाहता हूँ कि कोई किसी का अच्छा करे तो करे, अगर ना कर पाए तो ना करे, पर किसी की बुराई ना करे, किसी का खराब ना करे, ऐसा खराब कि अम, उसका बहुत कुछ खराब हो जाए, मतलब बहुत चीजों में उसको उस चीज से मतलब हटना पड़ जाए। तो यही जो चीज है, जिसके वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। हालांकि मैं इंसाफ करने वाला कोई नहीं हूँ, पर यह भी बात है कि एक इंसानियत के नाते मुझे लगता है कि मैं उसको उन खराब चीजों में जिसके साथ हो रहा है उसको सपोर्ट करूं। जरूर, बहुत अच्छी बातें कही हैं मृण्मय जी। और आपने जिस तरीके से आर्टिस्ट, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनको गाइड किया, उनको थोड़े से मंत्रास दिए और अपने कुछ थॉट्स हमारे साथ शेयर किया, यहाँ पे आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपके साथ बात की, आपके बारे में जाना और आपके थॉट प्रोसेस को जाना, उसके लिए थैंक यू सो मच मृण्मय जी। और आप लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने फैंस को? मैं ये कहूंगा अपने फैंस को, तो पता नहीं, अपने जो आने वाले जो पीढ़ी है उनको यही कहूंगा कि पैसे के पीछे एकदम से पैसे के पीछे भागना अच्छी बात है, लाइफ चलना चाहिए, पर एकदम से ऐसा ना सोचे कि एकदम से पैसा चाहिए, या एकदम से नाम चाहिए। नाम के लिए मेहनत करें, प्रॉपर तरीके से मेहनत करें। बहुत लोग हैं, मैंने देखा है कि एकदम से नेशनल अवार्ड मिल जाता है, एकदम से कुछ मिल जाता है, और फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। तो मेहनत करें, मेहनत करके उसका जो एक मजा है मेहनत करने में, और उसके बाद कोई फल पाना, उसके बाद उसका भी जो मजा है, उस चीज का आनंद ले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेहनत करते रहें और फल की चिंता ना करें, फल अपने आप आएगा, बिल्कुल। लेकिन करना नहीं छोड़े। बहुत अच्छी बात कही है मृण्मय जी आपने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम सब की तरफ से, आर्टमीनिया वर्ल्ड वाइड की तरफ से आपको बहुत सारे बेस्ट विशेस। आप इसी तरीके से तरक्की करते जाएं, नाम करते जाएं, हमारे देश का नाम भी रोशन करते जाएं। थैंक यू धन्यवाद। मृण्मय जी। और अगर मृण्मय जी की पेंटिंग्स देखना चाहते हैं तो जरूर इनके वेबसाइट विजिट करें, जो mrinmaybarua.com है। गूगल में जाके आप इसको टाइप कर सकते हैं और उनके सारे वर्क्स आप देख सकते हैं। राइट मृण्मय जी?
जी 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 अर्पिता जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आज हमने सुना मृण्मय बरुआ जी को। अगर आप भी आर्ट, म्यूजिक, डांस या कला से जुड़े हैं और हमारे इस टॉक शो में फीचर होना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। हमारे इंस्टा, हमारा फेसबुक आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड को फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड को सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक छोटा सा टिप आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड की तरफ से। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके ब्रशेस खराब हो जाते हैं, कभी इस वजह से कि वो कलर्स करने के बाद वो धोते नहीं हैं, या कभी कलर्स ड्राई हो जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे ब्रशेस खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जरूर ये है कि काम खत्म होने के बाद अपने ब्रशेस जरूर क्लीन करें, धोएं और उसके बाद उसको वाइप करके ड्राई करके रखें। अगर किसी वजह से आपका ब्रश ड्राई हो जाता है और उसमें कलर्स रह जाते हैं, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी इट इज अवेलेबल, उसमें ओवरनाइट सोक करके रखें। नेक्स्ट दिन आपको बहुत सॉफ्ट ब्रशेस मिलेंगे। ये थी एक छोटी सी टिप। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।